मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। यूपी पीसीएस प्री के इस करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज अंतिम क्लास आपसे ले रहा हूँ। प्यारे मित्रों, थोड़ा सा रिवीजन आपको करना है। जो कि प्रमुख नियुक्तियाँ हैं, जो कुछ निधन हैं खेल से संबंधित, जो विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हैं, पुरस्कार वगैरह सब डिस्कस हमने कर लिया है और प्रश्नों के माध्यम से लगभग सब क्षेत्र को कवर करने का मेरा प्रयास रहा है। अब आप बाकी मेहनत आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और बेहतर ढंग से करें। परीक्षा की रणनीति यही है कि जो सरल प्रश्न हैं उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सही करने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे कि 50 से 60 प्रश्न 150 क्वेश्चन में ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और वो प्रश्न पहले चरण में कर लेना चाहिए, कभी गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो कैसे करें, कैसे आप इनको हल करें, ये बेहद ज़रूरी है मित्रों कि एक सही रणनीति के साथ एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग वर्क करें। तो सबसे बेहतरीन रणनीति क्या होती है एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों को हल करने का? एक वो कि पेपर आया और हाथ में तुरंत आपने क्या कर दिया, तुरंत आप हल करना शुरू कर दिए। अब पता चला पहले ही ऐसे विषय का प्रश्न आ गया, अब साइंस आपका वीक है और साइंस के ही प्रश्न का सामना हो गया और आपके अंदर घबराहट शुरू हो गई। तो परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल की सबसे बेहतरीन रणनीति ये होती है कि जो विषय आपका तैयार हो, जिस विषय पर आपका कमांड हो, उस विषय के प्रश्नों को आपको बेहतर ढंग से कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका पॉलिटी एकदम तैयार है, आपका पॉलिटी पे कमांड है कि हम राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को 100% सही कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो कहीं दिया नहीं रहता, लेकिन है। अगर आप ढूंढेंगे तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था के प्रश्न मिल जाएंगे। अब इस राज्य व्यवस्था के प्रश्न को ढूंढने में अगर आपको कोई इजीली प्रश्न अन्य विषय का भी दिख जाता है तो उसको भी आसानी से करते चलें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस विषय पर आप देखिए, जीएस के जितने भी विषय हैं सब पे सबका कमांड नहीं होता, बहुत कम ही लोग होते हैं। तो सही रणनीति ये है कि हमको 110 प्रश्न तक पहुंचाना है। मान लीजिए 120 तक अधिकतम हमको अटेंड करना है, इससे ज़्यादा हमें करना रिस्क होगा, ये माइनस मार्किंग दर्शाता है। आपको बहुत अच्छा कमांड है, करिए। आ रहा है तो ये इस मानक पे आप बैठ के नहीं चलेंगे। अगर जितना आपको कॉन्फिडेंटली आ रहा है, विश्वास से आ रहा है, 120 करिए, 130 करिए, 140 तक करिए, पूरा कर सकते हैं। अगर आपको पूरे प्रश्न आ रहे हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अमूमन ये मान के चला जाता है। अब इसमें से 120 प्रश्न मान लीजिए अटेंड करने होंगे आपको, 60 प्रश्न ऐसे होंगे जो ईजिली आप कर लेंगे बहुत आसानी से। मान लीजिए मैं पॉलिटी करना शुरू किया, बहुत आसानी से किया। मान लीजिए 20 को सवाल आए, 15 सवाल मैंने एकदम कॉन्फिडेंस से किया। और जैसे ही आप परीक्षा का जो प्रथम 30 मिनट का समय होता है, अगर इस 30 मिनट के समय में आप अपने चेहरे पे कोई सिकन नहीं आने दिए, कोई तनाव नहीं पैदा करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है बहुत मजबूत होगा और आने वाले जो प्रश्न का सामना जो आपसे होने वाला है, उन प्रश्नों को आप बहुत ईजिली करेंगे। अब बहुत ही कॉन्फिडेंस करने के कारण 90% संभावना ये रहेगी कि आप कम से कम 10 प्रश्न प्लस हो जाएंगे। तो ये रणनीति बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि इसके बाद विषयवार करते चलें। मान लीजिए कि आप इतिहास के प्रश्न पे बहुत अच्छा कमांड करते हैं, इतिहास कर लीजिए। आप जो है भूगोल के प्रश्नों पे अच्छा कमांड कर रखते हैं, आप उसको कर लीजिए। आप यूपी स्पेशल पे कमांड अच्छा करते हैं, इसको कर लीजिए। पर्यावरण पे करते चलिए, है ना। फिर अर्थव्यवस्था पर अगर आपका कमांड है तो इसको भी आप इसी समय करते चलिए। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी
ध्यान देना, ऐसे नहीं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को छोड़ देना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसका विषय है उसका कमांड बहुत बेहतरीन होगा, आप इसको भी कवर करते चलेंगे इसी के साथ साथ। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना है कि प्रथम जो 30 मिनट है एग्जामिनेशन हॉल का, फर्स्ट हाफ आवर, ये बहुत मायने रखता है मित्रों एग्जामिनेशन हॉल के आपके मन मस्तिष्क मनोस्थिति को अच्छी अवस्था में पहुंचाने के लिए। आप इस 30 मिनट में उन्हीं प्रश्नों को करिए जो बहुत ही आसान हो, बहुत ही ईजिली हो। टफ प्रश्नों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि आप इस 30 मिनट में 60 लगभग 50 to 60 क्वेश्चन कर ले जाएंगे बहुत आसान तरीके से। और इनको चाहे तो आप काला भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे विषय वार करते हुए हम लोगों को 100 जितने प्रश्न आपको कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं, एकदम आत्मविश्वास से आ रहे हैं। मान लीजिए कि हमको कॉन्फिडेंस से 100 प्रश्न आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, 100 प्रश्न हमने कर लिया। और प्रथम चरण में प्रश्नों को करने के बाद काउंट कर लीजिए कि क्या स्थिति हमारी है। फिर अगर ऐसे प्रश्न हैं कि जो 10 से 15 सवाल हैं, थोड़ा सा सस्पेंस में है, थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 50-50 चांस रहता है कि 50% गलत होगा, 50% सही होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि संदेह वाले प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अगर संदर्भ में बात किया जाए तो 50 चांस तो बनता ही है, लेकिन गलत होने की संभावना भी ज़्यादा बनती है। तो आप इसको रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो 100% जो आपने 100 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से किए हैं, इसमें भी कुछ फिसलन होगा, कुछ ये संभालेगा, और आप 100 पे कम से कम 100+ पे आपको बने रहना है। ये बहुत अच्छी रणनीति होगी कि आप सब्जेक्ट वाइज विषयवार एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों को कवर करें। सेकंड मीटिंग में अगर आपका सीसेट है, सीसेट में देखिए हिंदी तो आप तुरंत कर ही लीजिए, है ना, तुरंत हिंदी कर करके काला कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर कंप्रीहेंशन आप कर सकते हैं तो कंप्रीहेंशन बहुत अच्छा यूपीसी सेट का आता है, उसको कवर करिए। फिर आप रीजनिंग को कवर करिए, रीजनिंग के सवाल भी इजीली आते हैं, जो आसान सवाल हैं उनको कवर कर लीजिए। फिर भी अगर आपका मान लीजिए 40 क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मैथ के भी सवालों को देखना इग्नोर ना करें, तो उसको क्वालिफाई करना है आपको। 33% मार्क्स लाने हैं, कुल 33 सवाल आपके यूपी कमीशन के सीसेट में सही होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। चले आइए हम पर्यावरण पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि पर्यावरण बहुत ही संवेदनशील है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पर्यावरण संरक्षण जो विभिन्न अधिनियम है, जैसे 1972 के, 1980 के, 1986 के, इन अधिनियमों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि आज अंतिम दिन है, पढ़ाई जो है शाम तक ही करनी है, उसके बाद अच्छी नींद लेनी है, भोजन हल्का करना है ना, पर्याप्त नींद ले करके ही एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो कोशिश करें कि शाम तक में शारीरिक थकान आपकी बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि जब शारीरिक थकान होती है ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। अगर नहीं थकान रही तो आप थोड़ा सा चल लीजिए, दौड़ लीजिए, हाँ रनिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, थकान लाइए। थकान आएगी तो तनाव कम होगा, नींद अच्छी लगेगी। ये डॉक्टर कलाम का जो है ट्रिक है तनाव को कम करने का। जब क्योंकि कल एग्ज़ाम होता है तो क्या इसी रात गुजरती है, वो सब जानते हैं आप। चलिए आइए, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए CMS पर COP23 का एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था। कहाँ पर? गांधीनगर में, गुजरात में हुआ था, 15 से 12 फरवरी 2020 को। इसका विषय था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम, इसका विषय था। इसका लोगो है कोलम, दक्षिण भारत का पारंपरिक कला रूप से प्रेरित है, और इसका शुभंकर था ग्रीबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं। मुख्य बिंदुओं की अगर बात किया जाए तो जिसमें CMS COP का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है, और ये कहाँ होता है? भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया। आयोजन में कुल 2550 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में रणनीति बनाने एवं इसका प्रसार करने के लिए दूत कार्यक्रम भी शुरू किया गया। ओके, और इनमें इयान रेडमंड
3 द्वीपों, इसमें 3 द्वीपों इयान रेडबर्ड स्थलीय प्रजातियों के लिए, सच्चा डेंच पक्षियों की प्रजातियों के लिए और अभिनेता रणदीप हुड्डा जलीय प्रजातियों के लिए वर्ष 2023 तक प्रजातियों हेतु ब्ले एम्बेसडर नामित किया गया। किसको किसको? इयान रेडमंड को स्थलीय प्रजातियों के लिए, सच्चा डेंच को पक्षियों की प्रजातियों के लिए, अभिनेता रणदीप हुड्डा को जलीय प्रजातियों के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों हेतु 7 चैंपियंस जर्मनी, इटली, मोनाको, नॉर्वे, भारत, पर्यावरण आबू धाबी एजेंसी, पर्यावरण आबू धाबी, यूरोपीय आयोग को चिन्हित किया गया है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम शिखर सम्मेलन 2019 का ये कहाँ पर संपन्न हुआ? इसका आयोजन कहाँ हुआ भाई? न्यूयॉर्क, अमेरिका। देखिए ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, और आपसे पूछ लेगा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो वो एक अलग सम्मेलन है और ये अलग सम्मेलन होता है। इसका हुआ था न्यूयॉर्क में 23 सितंबर 2019 को। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्य के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। तो जो पेरिस समझौता है इसको लागू कराने के लिए, प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं वैसे ही वह इससे बाहर हो गए। इसके लिए बेहद ज़रूरी था कि दुनिया के अन्य देश इस पर काम करें। इसका मुख्य बिंदु क्या क्या रहा? इस सम्मेलन में कैलिफोर्निया ने वर्ष 2050 तक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को 0 तक लाने का वादा किया। जर्मनी ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का वादा किया। फ्रांस ने पेरिस समझौते का उल्लंघन करने वाले देशों के साथ कोई व्यापारिक समझौता न करने की घोषणा की है कि हम किसी वैसे देश के साथ समझौता व्यापार नहीं करना चाहेंगे। भारत ने घोषित किया कि वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावाट के स्तर पर लेकर जाएगा एवं भविष्य में इसे 450 गीगावाट स्तर तक पहुंचाएगा। रूस ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का समर्थन दिया। वह यूनाइटेड किंगडम ने 2025 तक अपने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त को दोगुना करने की घोषणा की है। अब देखिए, ये है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, वो था कार्रवाई सम्मेलन, तो वो अमेरिका में हुआ। कहाँ पर हुआ? ये दोनों का अंतर कर लीजिए। देखिए, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ है और जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है वो स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। ये COP25 कौन सा है? COP25। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के COP25 का आयोजन 2 से 5 दिसंबर 2019 के मध्य मैड्रिड स्पेन में किया गया। इसका आयोजन चिली में होना था, किंतु चिली के असमर्थता व्यक्त करने के कारण आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। इसके मुख्य बिंदु क्या रहे भाई COP25 के? इस सम्मेलन की अध्यक्षता चिली के पर्यावरण मंत्री कार्लिना स्मिथ ने की। देखिए, स्पेन में हुआ लेकिन अध्यक्षता किसको दिया जा रहा है? इस अध्यक्षता चिली को ही दिया गया, कार्लिना स्मिथ को ही दिया गया। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। अब मणिपुर के सबसे बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है, भारत से क्योंकि जुड़ा हुआ है। ये मणिपुर की 8 वर्षीय बालिका लिसी प्रिया कंगुजम ने COP25 में सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की वक्ता है, मात्र 8 वर्ष की है, तो स्वाभाविक सी बात ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। लिसी प्रिया कंगुजम। सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया और सम्मेलन में यूरोपीय संघ को 2050 तक विश्व का जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने के लिए रोडमैप वाले दस्तावेज यूरोपियन ग्रीन डील को यूरोपियन आयोग ने प्रस्तुत किया। सम्मेलन में वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 0 स्तर तक लाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए चिली ने जलवायु महत्वाकांक्षी गठबंधन का विचार प्रस्तुत किया। सम्मेलन में विश्व के विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने वाले 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अलायंस फॉर हाइड्रोमेट डेवलपमेंट का गठन किया है।
अब आइए देखिए, विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। तो ये 10 नवंबर 2019 को गुजरात सरकार ने भावनगर गुजरात में, कहाँ पर, भावनगर गुजरात में विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल को मंजूरी प्रदान कर दी, यानी सीएनजी से संचालित होगा। इस टर्मिनल का निर्माण यूनाइटेड किंगडम आधारित फोरसाइट ग्रुप एवं मुंबई की पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। भावनगर बंदरगाह, इस टर्मिनल के निर्माण 1900 करोड़ रुपए का निवेश उपयुक्त दोनों देशों द्वारा किया जाएगा। पहले चरण में 1300 करोड़ रुपए, दूसरे चरण में 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस पोर्ट टर्मिनल की वार्षिक क्षमता कितनी है? 6 मिलियन मीट्रिक टन होगी। यह टर्मिनल भावनगर बंदरगाह की कुल वार्षिक हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर 9 मिलियन मीट्रिक टन कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डायमर बासा बांध प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर्यावरण के दृष्टिकोण से है। मई 2020 में पाकिस्तान चीन के मध्य डायमर बासा बांध प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हुआ। किसके किसके बीच? पाकिस्तान और चीन के बीच। यह बांध खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, जो सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 272 मीटर होगी। कौन सा बांध बनाया जा रहा है सिंधु नदी पर? डायमर बासा बांध। यह विश्व का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध भी होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान, वर्ष 2020 में इसरो ने मानव मिशन के लिए कर्नाटक स्थित चल्लकेरे चित्रदुर्ग में विश्व स्तरीय मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करेगा और इसरो द्वारा इस केंद्र को विकसित करने में लगभग 2700 करोड़ रुपए की पूंजी लगेगी और ये 3 वर्ष में तैयार हो जाएगा। कहाँ पर होगा भाई? चित्रदुर्ग में, कर्नाटक में। अब आइए देख, कुछ जो पर्यावरण से संबंधित जो आपदाएं रही, घटनाएं रही हैं, उनको नोट कर लिया जाए। तो पुहहोनु ज्वालामुखी, ये पुहहोनु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यह मई 2020 में हवाई द्वीप पर स्थित विश्व का सबसे अधिक गर्म बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पुहहोनु ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किसे घोषित किया गया भाई? पुहहोनु ज्वालामुखी को। ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है, बड़ा ज्वालामुखी माना गया। पुहहोनु ज्वालामुखी समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी मौना लोआ से आकार में 2 गुना बड़ा है, लगभग 171 मील लंबा है और 56 मील चौड़ा है। यह लगभग पूरी तरह से जलमग्न है। आइए कुछ प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड जो घटनाएं हैं पर्यावरण से, जिनको देख लेते हैं ज्योग्राफी पर्यावरण से। चक्रवात निसर्ग, ये कब आया था? जून 2020 में आया था और यह कहाँ आया था? महाराष्ट्र में गुजरात के तटीय क्षेत्रों में टकराया था। ये ध्यान दीजिए, चक्रवात निसर्ग, अरब सागर में जल्दी आपको चक्रवात नहीं दिखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चक्रवात निसर्ग आपके लिए। ये महाराष्ट्र गुजरात, और इस चक्रवात का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पे पड़ा है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले पर हुआ। इसका अवदाब केंद्र अरब सागर के मुंबई तट से लगभग 630 किलोमीटर के दक्षिण पश्चिम रहा। इस चक्रवात का निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया। तो निसर्ग नाम किसने दिया है भाई? बांग्लादेश ने। आइए, चक्रवात अम्फान, कौन सा चक्रवात? चक्रवात अम्फान। ये कब आया था? मई 2020 में। ये सदी का पहला सुपर साइक्लोन है, यानी 21वीं सदी का ये पहला सुपर साइक्लोन है अम्फान। भारतीय समुद्र तट से टकराया। इस तूफान ने पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में भारी तबाही मचाई। भारत में इससे पहले इस तरह का सुपर साइक्लोन 1999 में आया था। इस सुपर साइक्लोन का अम्फान नाम किसने दिया है भाई? थाईलैंड ने। किसने दिया है? थाईलैंड ने। देखिए, अम्फान चक्रवात द्वारा हुई क्षति का कारण क्या था? तत्कालीन राहत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ रुपए दिए और उड़ीसा सरकार को 500 करोड़ रुपए राहत राशि प्रदान की गई थी। अगला जो घटना हुआ आपका हरिकेन डोरियन, ये कहाँ थे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि डोरियन ने बहामास को भारी तबाही मचाई। तो ये जो आपको मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिण कोरिया करीबियाई सागर, सार्गेश्वर सागर के जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये सब आते हैं हरिकेन। चक्रवात हीका, ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ और ये प्रभावी नहीं रहा
हालांकि अरब सागर में एंटी साइक्लोन पैदा हो जाने से चक्रवात समाप्त हो गया। और इस चक्रवात से खतरा था लेकिन किसको, गुजरात को, लेकिन ये आया नहीं। उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल, यह उष्णकटिबंधीय तूफान कहाँ आया था, मैक्सिको में की खाड़ी में, और इस तूफान से मैक्सिको प्रभावित किया हुआ था। उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा, अमांडा कहाँ आया था भाई, यह प्रशांत महासागर में तूफान अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला को प्रभावित किया था। अमांडा किसको प्रभावित किया था, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला को। चक्रवात डायने, कौन सा चक्रवात, डायने चक्रवात, ये कहाँ आया था, इसका उद्भव 25 जनवरी दक्षिणी हिंद महासागर में हुआ। इस चक्रवात के कारण मेडागास्कर में बाढ़ एवं भूस्खलन की आपदाएं आई, परिणामस्वरूप लोगों की मृत्यु हुई। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया था। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन वनीला किस चक्रवात से आपदा से निपटने के लिए चलाया गया था, डायने चक्रवात से मेडागास्कर के लिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा आयोग के लिए। फिर 2 वर्ष 2019 में अरब सागर में उत्पन्न हुए कुछ चक्रवात हैं, जैसे कि कयार चक्रवात, चक्रवात महा, चक्रवात वायु और चक्रवात हिक्का। विशाखापट्टनम गैस लीक हादसा, ये एक बड़ी घटना हुई आपकी। तो जैसे आपका यहाँ भोपाल गैस वाला हुआ, तो इसमें विशाखापट्टनम 15 किलोमीटर दूरी पर से एलजी पॉलीमर कारखाने से स्टायरीन गैस, ये ध्यान रखिए कौन सी गैस है, स्टायरीन गैस, ये बहुत ज़रूरी है, इस गैस का नाम है आप लोग को रखिए, स्टायरीन गैस का रिसाव होने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना से कारखाने के आसपास क्या हुआ, 5 गाँवों के लगभग 2000 लोग से अधिक प्रभावित हुए। स्टायरीन क्या है, यह एक ज्वलनशील तरल है जिसका उपयोग पॉलीस्टीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लैक्टेस के निर्माण के लिए जाती है। ये भी जहरीली गैस है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जानते हैं, आइए देख लेते हैं। स्टायरीन का अल्पकालिक संपर्क में श्वसन संबंधी समस्याएं आएंगी, आंखों में जलन होगा, श्लेष्मा झिल्ली में जलन, जठरांत संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि दीर्घकालिक संपर्क होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है और कुछ मामलों में कैंसर भी हो सकता है। स्टायरीन के संपर्क में आने के लक्षण, क्या लक्षण होंगे, स्टायरीन से उत्पन्न लक्षणों में सिर दर्द, सुनने में कमी, थकान एवं कमजोरी महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आदि शामिल हैं। तो ये पर्यावरण की कुछ घटनाएं हैं जो असम्मेलन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों। इसमें से 2 से 3 सवाल आपको मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर एक बार देखिए, इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिए अपने इस तरीके से। ये बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको यहीं पर संपन्न करता हूँ और आप सभी को इस परीक्षा की यूपीपीसीएस 2000 प्री की 2000 यूपीपीसीएस 2020 प्री 2020 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप बेहतर करें, अच्छा करें, जीत आपकी निश्चित है। धैर्य बनाए रखें, संतुलन की अवस्था में रहें, श्योर आपकी जीत निश्चित है। तो इसी के साथ आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।